जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से? एक तो बुशरा बीबी के जादू से रिलेटेड चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त हो रही हैं। उसकी इस स्टोरी के अंदर एक एलिमेंट मेरा भी है जो मैं आज आपके सामने रखूंगा और मुझे लगता है कि इससे ये स्टोरी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है। ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। वाह खान कॉरिडोर के ऊपर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो रही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वाह खान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने लगा है और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात तालिबान कह रहे हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान वहाँ पे कब्जा करने लगा और पाकिस्तान ने को मूव शुरू किया है? सबसे पहले वाह खान की तरफ आते हैं। वाह खान एक पट्टी है और ये पट्टी 4 मुल्कों के साथ टच करती है। एक साइड से पाकिस्तान है, अगर आप चित्राल से पहाड़ों के ऊपर से होते हुए अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो दरमियान में एक पट्टी से आती है। बिल्कुल आप ये समझे कि पाकिस्तान से आप बुलंदी पे आ रहे होंगे और अचानक आपको नीचे गहराई के अंदर एक सड़क सी नजर आएगी या एक इलाका सा नजर आएगा जो पट्टी की फार्म में है, क्योंकि दूसरी साइड पे ताजिकिस्तान है और ताजिकिस्तान के जो इलाके हैं वो भी बुलंदी पे हैं। तो अब अगर हम इस पट्टी को देखें तो एक साइड पे पाकिस्तान है जो चित्राल का अपर चित्राल का जो इलाका है, वहां से आप होते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर वाह खान का एक बॉर्डर आ जाता है या एक ऐसा इलाका आ जाता है जहां से फिर वाह खान स्टार्ट हो जाती है और उससे कुछ 27 किलोमीटर के फासले पे ताजिकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। ताजिकिस्तान का आखिरी इलाका जो वो वाह खान को टच करता है और इससे अगर इसी पट्टी से अगर आप राइट साइड पे ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो आप चाइना का जो सूबा सिंकियांग है वहां पहुंच जाते हैं और अगर आप उससे लेफ्ट साइड पर निकलना शुरू करें तो फिर अफगानिस्तान का जो इलाका जो सूबा है वो बदख्शां आ जाता है और बदख्शां इनका बड़ा पुराना इलाका है। ये सारी जो पट्टी है ये इंतहा दर्जे की सर्द इलाके के अंदर से ताल्लुक रखती है। यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। अगर आपने मार्को पोलो की फिल्म देखी हो या मार्को पोलो का सीजन देखा हो तो वो वाह खान से गुजर के क्योंकि चाइना गया था तो आप उसमें नजर आएंगे, आप देखेंगे वहां पे कि बेतहाशा उस वक्त बर्फबारी थी और उतनी बर्फबारी के अंदर उनके जानवर तक मर गए थे। तो ये पट्टी उस वक्त वाहिद एक कनेक्शन होता था चाइना के लिए। जब भी कोई शख्स चाइना जाना चाहता था या चाइना से कोई शख्स बाहर जाना चाहता था, दूसरी दुनिया में ट्रैवल करना चाहता था तो उसे वाह खान से गुजर के ही आगे बढ़ना पड़ता था। बदख्शां के अंदर एक बहुत बड़ी मंडी होती थी और इस मंडी के अंदर चाइना का माल भी मिलता था और जो वेस्टर्न यूरोपियन सामान है वो भी यहाँ से मिलता था। यानी जो चाइनीज अगर कोई दूसरी प्रोडक्ट जो यूरोपियन है या फिर ईस्टर्न है या फिर उसका ताल्लुक उस्मानी खिलाफत के साथ है या मुसलमान सल्तनत के साथ है तो वहां से अगर कोई चीज खरीदना चाहता था तो बदख्शां जाता था। और सेम इसी तरह अगर जो बदख्शां या अफगानिस्तान के और ईरान के और इंडिया के लोग अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे जो उस वक्त सबसे ज्यादा कागज और सिल्क होती थी तो उन्हें बदख्शां की मंडी में आना पड़ता था। तो पुराने जमाने में बदख्शां के अंदर एक बहुत बड़ी मंडी होती थी और उसी से फिर ये तजारत आगे और पीछे दाएं और बाएं चलती थी। बहरहाल ये बड़ा अहम इलाका है। इस अहम इलाके के ऊपर अगर कब्जा हो जाता है तो फिर अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा डस पड़ सकती है क्योंकि अफगान इस मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और जब भी पाकिस्तान के साथ को अफगानों का या तालिबान का पड़ा शुरू होता है तो पाकिस्तान वहां पे एक नकलो हरकत शुरू कर देता है, वो ताजिकिस्तान के साथ मिलकर मामला को सेटल करना शुरू कर देता है। इस वक्त भी जाहिर ताजिकिस्तान के वजीर दिफा पाकिस्तान आए और उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की, जिसके साथ ही अफगानिस्तान के अंदर खबरें गर्दिश करनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान वहां पे कब्जा करना चाहता है। और साथ साथ ये चाइना की तरफ से भी बाज़ इतलात आती रहती है कि चाइना ने वहां पे अपना जो बॉर्डर उसको बहुत टाइट रखा हुआ है क्योंकि वहां से अफगानिस्तान के अंदर एक पूरा ग्रुप मौजूद है जो सिंकियांग को एक अलग रियासत बनाना चाहता है और यहां से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती है चाइना के अंदर सिंकियांग के सूबे के अंदर भी। लिहाजा चाइना ने यहाँ इस कॉरिडोर के ऊपर बहुत बड़ी फौज और उसके साथ साथ अपनी पुलिस लगा रखी है ताकि इस इलाके से कोई दहशतगर्द जो है वो सिंकियांग के अंदर दाखिल ना हो सके। तो जो ही ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात हुई है तो अफगानिस्तान के अंदर एक सनसनी फैल गई है कि शायद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों मिलकर चाइना की मदद के साथ इस कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये कब्जा हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा अफगानिस्तान का। ये खबर जो ही निकली तो उसके साथ ही अफगानिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो फौरी तौर पर बदख्शां गया और बदख्शां में जाकर उसने अपनी जो पोस्टें हैं उनका उनसे मुशाहिदा भी किया और वहां पे अपनी फौज की तैनाती का ऐलान भी कर दिया। तो अब अफगान तालिबान जो है वो बदख्शां के अंदर अपनी फौज की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो वाह खान की पट्टी जो है उसके ऊपर अपनी नफरी बढ़ाएं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लें, जिसका चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो इलाका था ये माजी में बहुत ज्यादा अहम होता था। जो शारा रेशम थी वो यहीं से गुजर के कनेक्ट करती थी सेंट्रल एशिया के साथ और फिर उसके बाद यूरोप के साथ और फिर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। तो ये इलाका उस जमाने में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बहुत ज्यादा अहम था। लेकिन फिर जब इस्तांबुल फतह हो गया तो उसके बाद उस्मानी खिलाफत ने क्योंकि ये शारा रेशम के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, ये तजारत रुकी थी, जिसके बाद फिर समंदरी रास्ते खुले। तो अब ये 500 साल बाद जाके दोबारा ये इशू जो है वो डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत कुछ होगा और अफगान गवर्नमेंट की जो परेशानी है वो बिला वजह नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ और अगर आपको याद हो तो 11 नवंबर को इस्लामाबाद कचहरी के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 13 लोग शहीद हो गए थे और बड़ी तादाद में 30 के करीब लोग जख्मी हुए थे। तो अब उसके सहूलतकारों की तलाश जारी है। तो एक सहूलतकार और मिल गया और ये सहूलतकार दर्जी है जिसने जैकेट सीने के अंदर बड़ी मदद की थी। और ये जो दर्जी था, दो किस्म के दर्जी इस पर पकड़े गए, एक पेशावर के अंदर था जिसने ये जैकेट सी थी, दूसरा वो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर था जो इसकी रिपेयरिंग वगैरह कर रहा था, जिसके पास ये रही ये जो जैकेट है वो। इसके साथ साथ फिर एक और हैंडलर भी पकड़ा गया और ये हैंडलर जो है इसने खुदकुश हमलावर को मकान लेकर दिया था जो ढोक प्राचा के अंदर एक किराए का मकान था जहां पे ये लोग रह रहे थे और वहीं पे उन्होंने खुदकुश हमलावर को रखा था। इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी आई है कि खुदकुश हमलावर इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे था जहां पे वो धमाका करना चाहता था। चूंकि नंबर 26 है यहाँ पे और ये चूंकि नंबर 26 जो है ये अगर आप इस्लामाबाद को जानते हो तो यहाँ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद और मोटरवे बिल्कुल करीब पड़ती है। और अगर आप पेशावर की तरफ भी जाएं तो ये चूंकि नंबर पेशावर जो जीटी डोर है उसके ऊपर भी आती है। तो ये बड़ा अहम साइड जंक्शन है गोलरा। ऐसे अगर आप आए तो आप चूंकि नंबर 26 पे पहुंचते हैं, पेशावर से आए तो वहां पहुंचते हैं, अगर रावलपिंडी से आए तो वहां पर पहुंचते हैं। तो बड़ा ये एक कलीदी किस्म का जंक्शन है इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर। तो यहाँ पे एक पुलिस की इंस्टॉलेशन थी और ये खुद कुछ हमलावर वहां भी पहुंचा लेकिन ये वहां पे ब्लास्ट नहीं कर सका और जो वहां पे पुलिस एहलकार मौजूद थे उस दिन उनकी किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से वो बच गए। और इसके अलावा ये फिर अपने हैंडल के साथ बार बार इस्लामाबाद कचहरी के चक्कर भी लगाता जो सीसीटीवी कैमरास के साथ पता भी चला। इसके साथ साथ जो इसका एक हैंडलर था यहाँ पे साजिदुल्लाह उर्फ शीना जो अब ज़ाहिर हमारे जो अदारे हैं उनके पास है, उससे ये इंकशाफ किया कि मुझे दाद अकबर नाम का एक बंदा है जो बाजोड़ के अंदर जिसके साथ मेरा रब्ता था, ये उसका उर्फी नाम है, यानी ये उसका एक जाली नाम है, असल नाम उसका कुछ और है, सईदुल्लाह शायद उसका नाम है। तो उसने बताया कि उससे मुझे कहा था कि आपने इसकी मदद करनी है, तो मैंने उसके कहने पर इस हमलावर को अपने पास रखा जो अफगानी है। तो अब ये स्टोरी अनफोल्ड होती चली जा रही है। तो केवल 6 के करीब लोग इस वक्त
गिरफ्तार हैं जो इनके सहूलतकार भी थे, जो हैंडलर भी थे। तो आने वाले दिनों में ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल बाजोड़ के इलाके से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस खुदकुश हमलावर को सपोर्ट करते रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलता है कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर इस टाइप के कितने और लोग हैं और कितने सहूलतकार हैं जो यहाँ पे छुपे हुए हैं। इसके साथ ही जाहिर ये खबर आने के साथ ही जो यहाँ पे अफगानी मौजूद है उनके खिलाफ भी ऑपरेशन पंजाब के अंदर स्टार्ट हो गया। रावलपिंडी जो उस वक्त फोकस है और यहाँ पे हमारे सरकारी इदारे जो हैं वो रावलपिंडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो अफगान मौजूद हैं उनको तलाश कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी की एक स्टोरी पिछले दिनों चली थी इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा जाहिर पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर तबसे भी हुए, इसके ऊपर प्रोग्राम भी हुए, साथ उसके ऊपर व्लॉग भी हुए। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, न्यूयॉर्क के अंदर हूँ, तो इस वजह से दूर होने की वजह से मैं जरा लेट इसके ऊपर तबसरा कर रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जब बुशरा बीबी की शादी हुई थी इमरान खान साहब के साथ, शादी के फौरन बाद मेरा एक राब्ता था, एक जरिया था जिसमें मैंने उनके खावर मानिका साहब से राब्ता किया था और उनका टेक्स्ट जो मैसेज है वो मेरे पास अब तक मौजूद है। तो सबसे पहले ये स्टोरी मैंने दी थी और इस स्टोरी के अंदर जो कैश थे वो खावर मानिका साहब का इंकशाफ था। मैंने खावर मानिका साहब से राब्ता किया था और उनसे पूछा था कि आपकी जो अहलिया है उन्होंने इमरान खान साहब से शादी कर ली है, तो इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो खावर मानिका साहब ने ये कहा था कि जो मेरी बेगम है वो बहुत ज़्यादा मजहबी हैं और अल्लाह ताला का खास करम है इनके ऊपर, रूहानी ताकतें इनके पास। तो इन्हें मैसेज दिया गया है और उस मैसेज के तहत फिर उन्होंने मुझसे तलाक ली और फिर इमरान खान साहब के साथ शादी की। और मैसेज की वजाहत भी की थी जो मैंने उस जमाने में कॉलम लिखा था जिसके ऊपर बुशरा बीबी ने बाद में नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में कहा था कि ये खबर गलत है, मुझे कोई पैगाम नहीं दिया गया था। क्योंकि खबर मानिका साहब ने इंकशाफ किया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ुबिल्लाह मैं माफी चाहता हूं, वो इनके ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि तुम अपने खामद से तलाक लेके इमरान खान साहब के साथ शादी करो। और ये क्योंकि मैं कॉलम में लिख चुका हूं उस वक्त के जमाने में, अगर आपको याद हो 2018 के, तो उसमें ज़ाहिर बुशरा बीबी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर चुकी हैं। तो अब इसका इंकशाफ करने में या दोबारा इसका इजहार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे पास खबर मानिका साहब जो थे उनका ये कहना था और उनका एक मैसेज भी मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ आपने बयान किया इस कॉलम में वो 100% दुरुस्त है। तो बहरहाल बुशरा बीबी इस तरह इमरान खान साहब के अकद में आई और उसके बाद जो स्टोरी इकोनॉमिस्ट ने दी है वो बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जितने मुलाजमीन इमरान खान साहब के वहां पे मौजूद थे बनी गाला के अंदर और बुशरा बीबी की खिदमत करते थे, उन सब ने बार बार ये जिक्र किया है कि बुशरा बीबी के आने से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे कि इमरान खान साहब को दम किया हुआ पानी दिया जाता था, इमरान खान साहब दम किया हुआ पानी पीते थे। जैसे कि यहाँ पे गोश्त मंगवाया जाता था और उसके बाद चीलों को कवों को डाला जाता था। जैसे कि यहाँ पे काला बकरे की जो सिरियां हैं वो लाई जाती थी और वो वारी जाती थी। जैसे कि इमरान खान साहब को तावीज़ दिया गया था, जैसे कि इमरान खान साहब को एक खास किस्म की तस्वीर दी गई थी, जैसे कि इमरान खान साहब के कोई खास किस्म की अंगूठियां दी गई थी, जैसे कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे लाहौर जमान पास से तो उनके कमरे से जो चीजें निकली थी, एक राख भी निकली थी जिसके अंदर सख्त किस्म की राख होती है, जो हड्डियों की राख होती है, इस टाइप की भी वहां पे राख निकली थी और तावीज़ भी निकले थे। और इमरान खान साहब को खास किस्म की चीजें पढ़ने के लिए दी जाती। तो ये चीजें कोई नई नहीं है जो इकोनॉमिस्ट ने बयान की है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो है उसके लिए नई होंगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद है वो सब इसको अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह बुशरा बीबी समझाया करती थी या किस तरह उनको रूहानी तौर पर गाइड करती थी। इसके साथ साथ इस स्टोरी के अंदर जहांगीर तरीन साहब का जिक्र भी है कि जहांगीर तरीन साहब के सामने बुशरा बीबी सफेद कपड़े पहन के चली गई थी जो शादी का रिसेप्शन दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये मैंने अपने कॉलम लिखा था और ये जहांगीर तरीन साहब को मैंने कोट भी किया था, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को खावर मानिका साहब के भाई ने, जो ज़ाहिर बुशरा बीबी के साबिक वो देवर भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये खातून जो जादू करनी है इससे बच करें। और जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब को बता दिया था, इमरान खान साहब ने फिर अपनी बेगम को बता दिया था और बेगम जब रिसेप्शन में आई, ये शायद 8 जनवरी का वाकया है और ये 2018 का, तो जब रिसेप्शन में आई तो उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और जहांगीर तरीन के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा था देख लें जहांगीर भाई मैं जादूगरनी नहीं हूँ और मैं इसलिए सफेद कपड़े पहन के आई हूँ। तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने मुझे खुद ये बताया था और मैंने उनसे कंफर्म किया था कि उस दिन उन्हें महसूस हो गया कि मैं फारिग होने वाला हूं। तो ये स्टोरी ज़ाहिर उस वक्त मैंने बड़ी डिटेल के साथ लिखी थी और इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर भी इसका जिक्र किया था। तो अब ये इकोनॉमिस्ट के अंदर भी इसकी तस्दीक हो रही है और साथ साथ जो दूसरे इदारे हैं वो भी, जो मैं सहाफ़ी इदारों की बात कर रहा हूँ, वो भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और चौधरी साहब ने खुद भी, शाहजेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम था उसके अंदर ये तस्लीम की थी कि खबर बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। तो बहरहाल जो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है वो इतनी गलत नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर शोर में जाए। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो इकोनॉमिस्ट के खिलाफ केस करेंगे, इंटरनेशनल फोरम पर जाकर लंदन में जाकर ये केस किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये लंदन जाएंगे या वहाँ पे केस करेंगे, लेकिन बहरहाल आज के दिन उन्होंने इस स्टोरी को रिवर्स करके या मजम्मत करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है, जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में बच सकेगी। बहरहाल इसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये स्टोरी वाहिद नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी स्टोरीज आएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्टोरी के साथ इत्तफाक नहीं कर रही, वो कहते हैं हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अब हम मीडिया की तरफ आते हैं। मीडिया में 2 वाकयात हुए। एक वाकया तो कल मकबूजा कश्मीर के अंदर हुआ, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट पड़ी हुई थी और बकौल उनकी इंतजामिया के और पुलिस के अमोनियम नाइट्रेट हमने मुख्तलिफ जगहों से जब्त की थी और उसके बाद फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स आए थे, वो इसका फोरेंसिक मुतालिया कर रहे थे, मुशाहिदा कर रहे थे। इस दौरान छेड़छाड़ की वजह से वो ब्लास्ट कर गए, जिसमें से फिर उनके 9 लोग मारे गए और 32 लोग जख्मी हो गए और मरने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो पुलिस एहलकार हैं। तो इसके साथ ही ये खबरें आनी शुरू हो गई कि ये अब क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाएगा और हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर इस को जिम्मेदार ठहरा के या इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। और साथ ही जैश मोहम्मद की तरफ से एक सो कॉल्ड किस्म की एक वजाहत भी आ गई, बल्कि उन्होंने इतराफी बयान भी आ गया कि हमने ये किया। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया कि ये गलती से ब्लास्ट हुआ है, इसके अंदर कोई दहशतगर्दी का एलिमेंट मौजूद नहीं है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी गलती थी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ और इस वजह से ये पूरा थाना जो उड़ गया और उसके पर्च उड़ गए। और इसके साथ ही मीडिया को एक डायरेक्शन दी गई कि आपने इसको बहुत ज्यादा प्ले अप नहीं करना, इसे पाकिस्तान के खाते में नहीं डालना, ये दहशतगर्दी के खाते में नहीं डालना, ये दहशतगर्दी नहीं थी, ये एक ह्यूमन एरर था। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया तो उसके बाद फौरी तौर पे जो मीडिया ने एक बहुत खौफनाक किस्म का एक एलिमेंट या खौफनाक किस्म की फिजा पैदा कर दी थी, वो रिवर्स हुई और अब वहां पे इसे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है उसके खाते में डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गलती से ब्लास्ट हुआ, इसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं था।